नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। हर हफ्ते की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे और आनंद वर्धन जी हैं। हम इनसे सप्ताह भर के कार्यक्रमों के राजनीतिक घटनाओं के बारे में, राजनीति में हो रही हलचल के बारे में बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आनंद सर, मैं पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। आज की बातचीत की शुरुआत हम हरियाणा के चुनाव से करना चाहेंगे। हरियाणा में चुनाव एक तो टाल दिया गया, उसका डेट आगे बढ़ाने की जो मांग भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके साथ ही एक घटनाक्रम हुआ कि आज वहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, लिंचिंग किया गया, आरोप लगाया गया कि वो गोमांस की तस्करी कर रहे थे। उसमें जो ज्यादा आश्चर्यजनक बात हुई वो ये कि वहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक तरीके से हमदर्दी जताई उन लोगों के प्रति जो लोग लिंचिंग के इस कुकृत्य में शामिल थे। उन्होंने कहा कि अक्सर जो गोरक्षक होते हैं वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं, और आखिर में एक वाक्य जोड़ दिया कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इसे हम एक संयोग माने इस घटना को, या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक सेट पैटर्न है जहां वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, स्थानीय स्तर पर इस तरह की घटनाएं करते हैं? कमल जी, मेरे हिसाब से अगर उसको आप डायरेक्टली इस समय ये ना भी कहें कि किसी ने पीठ पे हाथ रखा है या किसी के फ्रंट पे ये लिंचिंग हुई है, लेकिन इस तरह के लोगों को पेट्रोनेज तो बीजेपी से मिलता ही है। इसमें तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो ढकी छुपी हो, और बीजेपी इसको सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज भी करती है। और ना केवल आप, अगर आप गायक की, आप इस लिंचिंग की क्या बात कर रहे हैं। बीजेपी अपना कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हत्या करे और चाहे वो बलात्कार करे, चाहे वो यौन शोषण करे, बीएचयू आज की खबर अगर आप सुबह कर ले, मैं फिर से वापस उस पे आ जाऊंगा हरियाणा पे। आज सुबह वो जो बीएचयू के 3 बीजेपी के पदाधिकारी जो पकड़े गए थे, उसमें से 2 को जमानत मिली और उनका बड़ा बाजे-गाजे के साथ उनका स्वागत हुआ है। एक तीसरे को भी अब जल्दी ही मिल जाएगी जमानत। तो बीजेपी में ये कोई ढकी-छुपी नहीं है। अब इस पे ये कयास किस मामले में जमानत है, अगर आप इसको बता दें तो? ये बीजेपी के 3 पदाधिकारियों ने बीएचयू की एक महिला छात्रा के साथ यौन शोषण किया था, और उसके बाद जब इनके खिलाफ वो हुआ और पुलिस ने जांच की तो वो पकड़ में आ गए। वो तीनों लोग, वो आईटी सेल के कुछ पदाधिकारी, जिला स्तर मतलब हेड करते थे, इस तरह के लोग थे, तीनों पकड़े गए। अब उनकी जमानत हो गई और उनका स्वागत किया गया है। मतलब वो ऑफिशियली करते हैं। ये बुलंदशहर में अगर आपको याद हो, जब एक इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई थी, उसके बाद जो मुख्य योगराज या यशराज जो उसका नाम था, वो जब जेल से छूटा उसका स्वागत किया गया था। गाजे बाजे बैंड लेके गए थे जेल के फाटक पे। तो मैं जिस रेफरेंस से इस बात को कह रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि इस समय किसी ने प्रॉम्प्ट किया हो, लेकिन चूंकि अगर आप इस तरह के लोगों को पेट्रोनाइज करते हैं, इस तरह के लोगों की पीठ पे हाथ रखते हैं, इस तरह के लोगों को देश का शीर्ष नेतृत्व अगर फॉलो करता है ट्विटर पे और उस पे, तो अगर आप कोई ट्विटर पे फॉलो कर रहा है तो इनडायरेक्टली उसको एक एक इंकरेजमेंट तो मिलता ही है, उसको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि देखो मेरे पास शीर्ष नेतृत्व है। तो ये वाली बात से मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई अप्रत्याशित है। अब जो आपने बात कही कि हरियाणा इलेक्शंस वो एक्सटेंड कर रहे हैं, मुझे अभी भी, मैं कई चीजों पे मुझे नहीं, मतलब मेरे लिए अभय जी इसको बेहतर ढंग से बात करेंगे। ये इसको करने से बीजेपी का मेरे हिसाब से नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का की जो ये पता लग रहा है कि बीजेपी प्रिपेयर्ड नहीं है, बीजेपी अपने घर को इन ऑर्डर नहीं कर पाई है, और बीजेपी को अगर लगता है कि अगले 1 हफ्ते में या 10 दिन में वो कांग्रेस में कोई तोड़-फोड़ कर लेगी या कुछ ऐसा कर लेगी, वो नहीं है। बीजेपी कोशिश सारी कर रही है। अब वहां पे चंद्रशेखर रावण जी जाके जेजेपी के साथ उनका एक गठबंधन बन गया है। चंद्रशेखर रावण जी के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं उत्तर प्रदेश में, वो ना इंडिया गठबंधन के साथ है और न वो एनडीए के साथ है। और मुझे इसलिए कभी-कभी दुख होता है कि जब वो पार्लियामेंट में एक अच्छे व्यक्ति जो बहुत जुझारू हैं, लेकिन जब वो खड़े होते हैं तो तनहा खड़े होते हैं। उनके पीछे वो ताकत नहीं होती है जो विपक्ष की ताकत होनी चाहिए। यूपी से ही दूसरी बीएसपी जाके आईएनएलडी से कर रही है, और ये सब चीजें इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी को वहां पे जो इंडिया गठबंधन का वोट है वो जितना बढ़ सके। दोनों पार्टी आईएनएलडी और जेजेपी दोनों बेसिकली जाट वोट पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, लेकिन इन सबको करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि इससे बीजेपी का नुकसान हो रहा है। और मैं और अभय जी कहीं कहीं और भी बात कर रहे थे हम लोग व्यक्तिगत बातचीत में भी,
हरियाणा एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है कि जहां पे कांग्रेस मतलब चाहे जितनी गलती करे, चाहे वो बार-बार कहे कि नहीं हमें नहीं जीतना है, हम लड़ाई करेंगे, हमें हरियाणा नहीं जीत रहा है, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है इस समय हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के साथ कि वो जैसे दौड़ा के कांग्रेस को जिता रही है। कांग्रेस भले ही अपनी तरफ से अभी भी झगड़े खत्म नहीं हुए हैं, वो झगड़े चल रहे हैं, लेकिन इस समय वहां का आम वोटर एक उसको मैं नेगेटिव वोटिंग नहीं कहूंगा, लेकिन वो इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। वो पीछा छुड़ा के किसी भी तरह से वो अब एक परिवर्तन चाहता है, और परिवर्तन में वहां एक ही दल है जो बिल्कुल ठीक से परिवर्तन हो, वो कांग्रेस है। तो इसलिए कांग्रेस को इसका जबरदस्त फायदा हो रहा है। और हाल की जो घटनाएं हुई हैं, जैसा आपने कहा कि आज अगर एक लिंचिंग हुई है, तो उसी तरह से विनेश फोगाट का भी अब ये क्लियर हो गया है कि हरियाणा इलेक्शन में वो एक फैक्टर होंगी। इलेक्शन लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ कितना प्रचार करेंगे, कितना एक्सपोज होंगे, लेकिन वो फैक्टर होंगी। और इस समय विनेश फोगाट मेरे हिसाब से ना केवल हरियाणा में, देश के किसी भी राज्य में चली जाती हैं तो वो फिर इस पे डिबेट हो सकती है कितने परसेंट, लेकिन वो एक नैरेटिव सेट करने में और एक हवा बनाने में या हवा बिगाड़ने में उनका एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो हरियाणा मेरे हिसाब से वो एक्सटेंड जितना भी कर लें, लेकिन एक्सटेंड करने से उनकी कमजोरी जाहिर हो रही है और उनके लिए शायद ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। मैं एक चीज कह के खत्म कर दूं, अगर आपको याद हो, ये 7 फेज का इलेक्शन इन्होंने किया था लोकसभा का, और उससे इस नियत से किया था कि मोदी जी सब जगह जाएंगे और बाकी विपक्ष तो इतना लंबा इलेक्शन झेल ही नहीं पाएगा, उसके संसाधन नहीं होंगे। हुआ इसका उल्टा। जितना लंबा इलेक्शन खिंचा, उतना मेरे ख्याल में इंडिया गठबंधन का फायदा हुआ। उसी तरह से हरियाणा में मैं कह सकता हूं कि इलेक्शन तो अब हो गया है। आपने जब एक बार एमसीसी लागू हो गई, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इलेक्शन ऑन है। अब आप जितना लंबा इलेक्शन खींचते जाएंगे, जितना लंबा खींचेंगे, वो मेरे हिसाब से लोकसभा की तरह बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। कमल। आनंद सर, एक छोटा सा प्रश्न मेरा और था। जैसे आपने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जेजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, और तो क्या इसको हम ये माने कि वो भाजपा के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने ये भी जोड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वोट जितना ज्यादा बटे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हर पार्टी को अपना एक अधिकार है कि अपने जनाधार का विस्तार करे और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को हम उसी रूप में देखना चाहिए? इसे हम कैसे देखें? नहीं कमल जी, देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ये आपकी बात सही है कि हर पार्टी को ये अधिकार है कि इस लोकतंत्र में वो कहीं से जहां से चाहे, लेकिन पहले पहले चंद्रशेखर जी को अपना घर तो ठीक कर लेना चाहिए। चंद्रशेखर जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी अगर वो वेस्टर्न यूपी की बात करें, तो वहां तो वो थोड़ा अपना ऐसा बना लें कि उनके पास 4-6-10 एमएलए की बात हो जाए। अब आप कभी जाके हरियाणा में लड़ने लगिए, आप जाके कहीं भी लड़ने लगिए, उसका देखिए बीएसपी से इनको कॉम्पिटिशन नहीं करना चाहिए। बीएसपी अगर आज हरियाणा में इलेक्शन लड़ती है, तो बीएसपी कम से कम पिछले 20 सालों से और पिछले 5-6 इलेक्शन, ये 18वीं लोकसभा हुई है, 13वीं-14वीं लोकसभा से अगर मैं गलत नहीं हूं, बीजेपी इस देश की चौथे या 5वें नंबर की हरदम वोट प्रतिशत के हिसाब से इस देश की हरदम पार्टी रही है, चौथे पार्टी। इस बार शायद वो 5वें या 6ठे पे पहली बार हुआ है। तीसरे पे सपा और चौथे पे टीएमसी, शायद ये 5वें पे अब की हो गई है, लेकिन वो पहले 5-6 में रही है। तो चंद्रशेखर जी के पास बीजेपी का वो उतना डेप्थ नहीं है। बीजेपी बहुत लंबा था, काशीराम का एक आंदोलन था, 69-70 से शुरू हुआ वो आंदोलन था। इनका कोई आंदोलन नहीं है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर देखिए ऐसा ना, मैं अब बी टीम और सी टीम कहना किसी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर किसी पार्टी के खड़े होने से किसका नुकसान और किसका फायदा हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि जिसका नुकसान हो रहा है वो भाई वो उसके पक्ष में नहीं है, और जिसका फायदा हो रहा है उसके पक्ष में है। कमल जी। अब सर, ये जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं, जैसे कंगना रनौत का बयान हुआ, और चूंकि वो भाजपा के सांसद है इसलिए उनके बयान ने काफी तूल भी पकड़ा। फिर विनेश फोगाट भी सक्रिय हुई हैं, उनका एक उनके प्रति हमदर्दी का माहौल दिखता है पूरे देश में और हरियाणा में ज्यादा। इसके अलावा किसान आंदोलन चल रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से सोचें, तो उनके लिए हरियाणा में उम्मीद की किरण क्या दिखती है? कहाँ से वो वापसी कर सकते हैं? देखिए, एक तो छोटी बात जो आपने आनंद जी से सवाल पूछा था, मैं उसमें जोड़ने के लिए बोलूंगा। हालांकि आपने सवाल पूछा नहीं है, लेकिन मैं 2 बातें उसके एक जोड़ दूं, उनकी बातों से सहमत होते हुए। हम लोग अक्सर अपने
राजनीतिक जोश में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने के लिए उसे सांप्रदायिक कहते हैं। और जैसा कि अक्सर कहते हैं, कभी मतलब इस मामले में चूकते नहीं है। और हम लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहकर हमने उसको थोड़ा दुख पहुंचाया है, हमने उसको थोड़ा सा परेशान कर दिया है। मतलब ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी को जब भी हम सांप्रदायिक कहते हैं, मुसलमान विरोधी कहते हैं, अल्पसंख्यक विरोधी कहते हैं, तो भाजपा के लोगों के मन में गुदगुदी होती है। वो ये मानते हैं कि उनको ये एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, इसलिए वो बार बार इस प्रकार की कार्रवाइयां करते रहते हैं। देखिए, हम लोग इस प्रकार के अंदाजे लगाते हैं कि अब भाजपा की राजनीति काफी मजबूत है, अब वो मुसलमानों के प्रति जो है ना कुछ उदारता दिखाएंगे। लेकिन एक तरफ उदारता की बात भी की जाती है और दूसरी तरफ मुसलमानों के ऊपर छोटे मोटे बड़े छोटे हमले भी जारी रहते हैं, उनके खिलाफ प्रचार भी जारी रहता है। बीच में एक आध बार लिंचिंग वगैरह भी हो जाती है, उनको जेलों में डाला जाता रहता है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते रहते हैं और लगातार उनको पाकिस्तान भेजने की बात की जाती रहती है। लव जिहाद, ये सब चीजें चलती ही रहती हैं। लव जिहाद, घर वापसी, ये सारी चीजें चलती ही रहती हैं। इन चीजों में कभी भी कमी नहीं आती, चाहे भाजपा बिल्कुल स्थापित दिख रही हो भाजपा की सत्ता, या भाजपा की सत्ता कमजोर दिख रही हो। हम लोगों का तरीका है भाजपा की समीक्षा करने का। भाजपा के इस रवैये में कम से कम पिछले 10 साल में हम लोगों ने जितनी भी उसकी आलोचना की है, जितनी भी समीक्षा की है, जितनी भी बारीक कताई की है, ये सारी चीजें फेल हो गई हैं। वो उनको मुसलमान विरोधी गतिविधियां करनी ही करनी है। इसलिए जब एक बार एक अनौपचारिक किस्म की बातचीत हो रही थी भाजपा के समर्थक पत्रकारों से, उनमें एक संघ के विचारक भी थे तथाकथित, तो मैंने कहा, आप सब लोगों को देशद्रोही वगैरह क्यों कह रहे हैं भाई, ये सब क्या है? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपने हमारी पीठ पर सांप्रदायिक लिख दिया है, उसके जवाब में हम आपकी पीठ पर देशद्रोही लिखना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कह के हम लोग कोई तीर नहीं मार रहे हैं, वो खुले और नंगे रूप से सांप्रदायिक है। और इस बार प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव की मुहिम चलाते हुए साबित कर दिया कि उनके सर्वोच्च नेता के मन में भी इस बात को लेकर कोई संकोच नहीं है। केवल मझोले दर्जे के और निचले दर्जे के ही लोग सांप्रदायिक बातें नहीं बोलते, बल्कि सर्वोच्च नेता है, उससे नरेंद्र मोदी से बड़ा तो कोई नेता नहीं है, उनके मन में भी इस बात को लेकर कोई संकोच नहीं है। तो वो तो अब ऐसे ही चलेगा जब तक। इसलिए धीरू भाई शेठ हमेशा कहते थे कि राम भक्तों को 14 साल के वनवास में भेजिए, यानी उन्हें कम से कम 3 चुनाव लगातार हराइए। वो कह जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक इनका सब ये चलता रहेगा इसी तरीके से। तो भारतीय जनता पार्टी से निपटने का भारतीय लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में एकमात्र तरीका यह है कि इनको चुनाव दर चुनाव निर्ममता के साथ हराया जाए और इनके ऊपर इस मामले में कोई रियायत न की जाए। अब आते हैं दूसरी बात पे। आपने हरियाणा के बारे में सवाल पूछा था ना, कंगना रनौत। जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी नकारात्मक चीजें दिख रही हैं, अगर उसके परिप्रेक्ष्य से देखें तो उसकी वापसी की कोई संभावना है या वो काफी पीछे जा चुकी है? देखिए, हरियाणा में तो साफ तौर पे बात है, आप आम किसी पब्लिक के किसी व्यक्ति से पूछिए तो वो कहेगा कि नहीं, भाजपा कांग्रेस को नहीं हरा सकती। तो क्या वो कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा सकती है? अब आनंद जी का कहना है कि कांग्रेस भी कांग्रेस को नहीं हरा सकती। मतलब परिस्थिति यहां तक आ गई है कि कांग्रेस अगर ये चुनाव हारना चाहे तब भी जनता उसके गले में विजय का हार डाल ही देगी, इतनी परिस्थिति है। लेकिन इस विश्लेषण से मोटे तौर पर सहमत होते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ दांव हैं। पहला दांव उसके पास ये है, वो मानती है कि उसने एक ओबीसी नेता को हरियाणा के इतिहास में शायद पहली बार मुख्यमंत्री बनाया है, कोई ओबीसी नेता को। तो उसको लगता है कि इससे कुछ ओबीसी वोटों को अपनी ओर खींचने में उसको मदद मिलेगी। दूसरे, मनोहर लाल खट्टर को उसने 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा है, तो उसको लगता है कि जो हिंदू पंजाबी वोटर है, व्यापारी लोग हैं, वो उनकी भी अच्छी खासी संख्या है हरियाणा में, 10% से कमी है लेकिन है अच्छी खासी संख्या। उन लोगों की भी मतदान निष्ठा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी, ये उसका मानना है। भाजपा का ये भी मानना है कि उसको कुछ दलित वोटों का एक हिस्सा भी प्राप्त होगा। दूसरे, भाजपा को दक्षिण हरियाणा के ऊपर बहुत भरोसा है।
दक्षिण हरियाणा में वो इलाका आता है जिसको हम लोग अहीरवाल बोलते हैं, यानी जहां अहीरों की आबादी 25-30% के इर्द गिर्द है, यादवों की आबादी है। तो और उसमें और इस दक्षिण हरियाणा में मेवात भी शामिल है जिसमें यादवों की आबादी ज्यादा नहीं है। इस दक्षिण हरियाणा में गुड़गांव शामिल है जिसमें यादवों की आबादी ज्यादा नहीं है, और लेकिन साथ में रेवाड़ी वगैरह ये इलाके भी हैं जो अहीरवाल के इलाके में। तो लोकसभा चुनावों में भाजपा ने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो भाजपा को बहुत उम्मीद है कि इस इलाके से उसको विधानसभा चुनावों में भी अच्छे अच्छे मत मिलेंगे। दूसरे ओबीसी वोट मिल जाएंगे, तीसरे कुछ दलित वोटों का एक हिस्सा उसमें मिल सकता है, ऐसी उसको उम्मीद है। और मनोहर लाल खट्टर की बिरादरी के या उनके समुदाय से संबंधित लोगों के वोट तो उन्हें निश्चित रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। भाजपा इस भरोसे हरियाणा के चुनाव में उतर गई है और अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही है। एक और भाजपा की रणनीति है जिसका भी हम लोग आप जिक्र कर ही रहे थे। भाजपा के नजर में बहुत सारी वोट कटवा पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। उनमें चंद्रशेखर जी की भी पार्टी है, उनमें दुष्यंत चौटाला की भी पार्टी है, उसमें अभय चौटाला की भी पार्टी है, उसमें बहुजन समाज पार्टी भी है। ये सारी पार्टियां वहां पर हैं और भाजपा के रणनीतिकारों का ऐसा मानना है कि ये सारी पार्टियां अगर वोट काटेंगी तो सिर्फ कांग्रेस के ही काटेंगी। ऐसे टीवी के तथाकथित समीक्षक भी ये सब ऐसी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि वोट कटेगा तो कांग्रेस कटेगा, भाजपा को जो वोट मिलना है वो कटेगा नहीं, वो तो पूरा का पूरा मिल ही जाएगा। मतलब इस प्रकार की समीक्षाएं की जा रही हैं। इन समीक्षाओं में भी एक हद तक सच्चाई होती है और हम जानते हैं कि वोट कटवा जो होता है उसका नुकसान अनिवार्यता किसी एक पार्टी को नहीं होता है, दूसरी पार्टियों को भी उसका नुकसान होता है। और अगर ठीक से लड़ाई टक्कर हो जाती है और किसी पार्टी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ अच्छी एंटी इनकम्बेंसी है तो ये सारे वोट कटवा ढक्कन साबित होते हैं। इनको कुछ मिलता मिलाता नहीं, इतना कम वोट मिलता है इनको कि उनको उसके वोट मिलने से किसी को भी फायदा नुकसान नहीं होता। तो ये स्थिति है। अभी कांग्रेस भाजपा से बहुत आगे है और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज उसके पक्ष में नहीं जा रही है। तो इस लिहाज से हरियाणा के चुनाव में कोई भी व्यक्ति देख के कहेगा कि कांग्रेस उस चुनाव को जीत सकती है। अब इसमें हर चुनाव में किंतु परंतु होते ही है। आनंद सर, महाराष्ट्र में एक घटना घटी। मैं एक चीज ऐड कर दूं। अबे भाई, एक और नया एक डायमेंशन ये हो रहा है कि हरियाणा में भी अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी 8-10 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कह रही है। अब वो इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ेगी या, क्योंकि यूपी में परफेक्ट गठबंधन है, एक ऐसा एक शब्द भी पिछले जब से गठबंधन हुआ है अभी तक आप नहीं कह सकते जिसमें ये हो कि कांग्रेस और सपा में कोई गड़बड़ है। वो बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ लोगों का मानना यह है कि एज अ स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव वहां जा रहे हैं क्योंकि इस समय देश के बैकवर्ड्स के सबसे अग्रणी लीडर वो हैं, वो सबसे आगे हैं और खास करके यादव बेल्ट में उनका एक दबदबा रहेगा ही रहेगा कर जाएंगे। तो जो काम बीजेपी के लिए कहा जाता है वो काम शायद अखिलेश या तो पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन बन के या बाहर से भी रह के वो उस काम को भी शायद अंजाम दे सकते हैं, इसलिए शायद हरियाणा जा रहा है। इस तरह की भी एक चर्चा है। इसमें मेरी एक टिप्पणी है। अभी हम और आप जब 4 PM के कार्यक्रम में मिले थे और हम लोगों ने अखिलेश यादव का वक्तव्य अपने सामने सुना था, तो उस वक्तव्य में उन्होंने ये एक बात कही थी कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करना चाहती है। आपको ध्यान होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप करने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर जगह जगह चुनाव लड़ाने होंगे और ज्यादा संख्या में वोट बटोरने होंगे, भले वो सीटें जीत पाए या ना जीत पाए। तो उनका गठजोड़ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरी जगहों पर वो हो सकता है कि अपने उम्मीदवार वो खड़े करें। उसमें किसी को फायदा, ऐसे मान लीजिए अहीरवाल के इलाके में अगर अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। उसमें ये भी परिस्थिति है। तो उसमें एक पंथ दो काज हो सकते हैं। वो भाजपा कुछ नुकसान भी कर सकते हैं यादव वोट काट कर, लेकिन उनके साथ कांग्रेस के कुछ मुसलमान वोट भी उनके पास जा सकते हैं, उससे कांग्रेस का भी नुकसान होगा। क्योंकि अखिलेश यादव की अल्पसंख्यक समर्थक, अल्पसंख्यकों के प्रति हमदर्दी रखने वाले नेता की भी छवि है मुलायम सिंह जी की वजह से, और वैसे बात भी सही है। तो उस लिहाज से ये इस तरीके से पूरा प्ले आउट कर सकता है। आनंद सर, मैं महाराष्ट्र के बारे में सवाल करना चाह रहा था। वहाँ एक मूर्ति गिरी, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली। कई लोग कह रहे हैं कि अभी तक वो मणिपुर के बारे में नहीं बोल पाए, लेकिन एक मूर्ति पर उन्होंने टिप्पणी कर दी।
उसके पहले अजित पवार भी माफी मांग चुके हैं। क्या ऐसा लगता है कि यह मुद्दा महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा के रूप में सामने आने वाला है, जिसकी तैयारी करके जो महायुति है वो चल रही है? कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? कमल जी, दो चीजें हैं। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है और मैं उस बात को करके आगे खत्म कर दूं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा महाराष्ट्र में रहेगी और कांग्रेस उनको अकोमोडेट करेगी अपने कोटे से। इस तरह की चर्चा मोरलेस तय है, मोरलेस तय है। अब बात आ जाएगी, देखिए, जो मोदी जी ने माफी मांगी या जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि इस पे राजनीति मत करिए, ये बिल्कुल ही ये जो जो हुआ है ना, 3600 करोड़ की मूर्ति को अगर आप गिरा रहे हैं, ये जघन्य क्रिमिनल ये अपराध है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये भ्रष्टाचार की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती है, जहां पे आप एक 3600 करोड़ लगा के एक मूर्ति गिरा रहे हैं, ये कह के कि वहां हवा तेज थी। इसका इसका जो हो रहा है ना, कुछ इस पे अंत में क्या होगा कि किसी जूनियर इंजीनियर, किसी प्राइवेट ठेकेदार को आप प्राइवेट ठेकेदार को का ठेका वो उसका ब्लैकलिस्ट कर देंगे, जूनियर इंजीनियर को हो सकता है साल 2 साल की सजा दे देंगे। ये जो 36 करोड़ रुपए हैं, ये महाराष्ट्र की विधानसभा ने पास किए हुए हैं। इसका कहीं से भी कोई भी मतलब लेश मात्र भी इसमें वो नहीं संदेह है कि ये एक एक सुनियोजित भ्रष्टाचार का कृत्य हुआ है, जिसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और ये जांच कोई सेंट्रल में है तो जेपीसी की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो भी विधानसभा एक प्रदेश स्तर पे जो सबसे ऊंची वाली जांच हो सकती है, जो हो सकता है सिटिंग हाई कोर्ट जज या रिटायर्ड हाई सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत से लोगों ने का पैसा इधर से उधर हुआ होगा। ये ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है। मोदी जी माफी मांग ले, इससे नहीं काम चलेगा। कल लेकिन आपको एक चीज बता दें, कल महाराष्ट्र में, और उसका नाम सुनिए, हम लोग ये सब चीजें बिहार में सुनते थे, जूता मारो आंदोलन कल हो रहा है हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक, और उसको खुद चल रहे हैं। मतलब एक इस देश का एक 84 वर्ष के शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, ये 3 लोग कल उसको लीड करेंगे पैदल। अब पैदल चलेंगे जैसे भी चले, लेकिन अगर शरद पवार सड़क पे आ रहे हैं तो इसका मतलब लोगों में रोष है। और शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरना रोष का विषय है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसको केवल उनके प्रति अनादर से भी नहीं देखना चाहिए। इसका एक डायमेंशन यह है भ्रष्टाचार, और उसको भी मेरे हिसाब से पूरे दमखम के साथ विपक्ष को उठाने की जरूरत है। और केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में डिमांड होनी चाहिए कि आपकी विधानसभा, आपकी पैसा आपने पास किया, ठेकेदार आपके, बनाने वाले आपके, सब कुछ आपके, केंद्र सरकार आपके, मूर्ति का अनावरण आप कर रहे हैं, उसके बाद अगर 36 करोड़ रुपए में 35 फुट ऊंची मूर्ति है, 2900 करोड़ में 577 फुट ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, ये 35 फुट ऊंची मूर्ति है, ये गिर कैसे सकती है? तो मेरे हिसाब से ये एक बिल्कुल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, और ये एक जघन्य अपराध हुआ है इस देश में। और उसका जो शिवाजी का अपमान है, और उस पर वो माफी मांग के अगर निकल जाना चाहते हैं तो उससे नहीं निकल पाएंगे। इसकी आज नहीं तो कल जांच तो होगी ही होगी। कमल, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आनंद सर, ये आपसे ही सवाल है, इस बात में काफी सफल रही है कि भ्रष्टाचार के मामलों को अच्छे से हैंडल कर लेती है? क्योंकि बोफोर्स तो काफी छोटी राशि का मसला था, अगर हम पैसे के बदलाव को भी जोड़ ले तब भी वो इसके आसपास नहीं जाता 3600 करोड़ के। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट काफी अच्छा है कि बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और बच के निकल जाते हैं? नहीं, पाचन शक्ति अच्छी है। सारे जितने बड़े भ्रष्टाचारी वो महाराष्ट्र के सब जो उन्हीं के, ये तो मोदी जी का कहा हुआ है कि अजीत पवार क्या क्या भ्रष्टाचार के, तो उन्होंने गिनाए थे, तो उनको उन्होंने पचा लिया। हिमंता बिस्व शर्मा, उनको पचा लिया। शुभेंदु अधिकारी, उनको पचा लिया। मतलब आप किसी भी स्टेट के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी का नाम लीजिए, वो बीजेपी पे आपको नजर आएगा, और उसको पचा के बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं डकार भी नहीं लेते हैं। तो इसको मेरे हिसाब से देखिए, हम लोगों को, जैसे अभय जी कह, ये कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये अपराध है। और अपराधी का जब तक अपराध चलता रहता है तब तक सब लोगों को लगता है कि बड़ा भारी अपराधी है, लेकिन अपराध, ये सारी चीजें अपराध की श्रेणी में आती हैं। ये मेरे हिसाब से ये प्रबंधन के बात नहीं है। आप भ्रष्टाचारियों को रख के और उनको आप महिमा मंडित कर रहे हैं, तो ये कोई भ्रष्टाचार, ये मेरे हिसाब से बहुत निकृष्ट है।
और इसको मैनेजमेंट कहना शायद प्रबंधन को भी का गलत विश्लेषण हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, पुलिस आपकी, कुछ हद तक मतलब जुडिशरी में भी बहुत ऐसे निर्णय नहीं आते हैं जो लगे कि भाई बिल्कुल ठीक निर्णय आ रहे हैं। ये सारा कुछ होने के बाद आप तो एक आपराधिक नहीं होता है, सारी चीजें जकड़ी हुई हैं, लेकिन अपराध का अंत तो कभी न कभी होगा ही कमल जी। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आनंद जी से और अभय जी से देश की राजनीति में हो रहे घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। आप दोनों लोग को आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू कमल।